अमेरिका और चीन के बीच तनाव से एशियाई बाजारों की कमजोर शुरुआत। शुक्रवार को अमेरिकी बाजारों पर भी दिखा दबाव, डॉलर की तेजी रुकी। एसजीएक्स निफ्टी में 0.25% की कमजोरी। कालाधन वालों को सरकार की आखिरी मोहलत। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना आज से खुली। काले धन का खुलासा करने पर भरना होगा 50% टैक्स और जुर्माना। टाटा ग्रुप कंपनियों से साइरस मिस्त्री की विदाई जारी रहने के आसार। इस हफ्ते इंडियन होटल्स, टाटा स्टील, टाटा मोटर्स और टाटा केमिकल्स की होगी ईजीएम। गैस की किल्लत के बीच महंगाई की एक और मार। पेट्रोल करीब 2.5 रुपए और डीजल 2 रुपए हुआ महंगा। फार्मा कंपनी लॉरेंस लैब की लिस्टिंग आज। अच्छी लिस्टिंग की उम्मीद। 428 रुपए पर जारी हुए शेयर। ट्री हाउस एजुकेशन के साथ जी लर्न ने विलय की योजना की रद्द। कैश की किल्लत से ट्री हाउस के 113 प्ले स्कूल सेंटर्स बंद होने की खबरों के बाद बोर्ड ने लिया फैसला। और भारत ने हॉकी का जूनियर वर्ल्ड कप जीता। फाइनल में बेल्जियम को 2-1 से हराया। 15 साल के बाद खिताबी जीत। और हफ्ते की होगी सुस्त शुरुआत, लेकिन बड़ा सवाल है कि इतने दिनों से फंसे रहने के बाद बाजार क्या रेंज से बाहर निकलेगा? यदि हाँ तो किस तरफ? इस सवाल का लेंगे जवाब। नमस्कार, मार्केट काउंटडाउन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंह। नमस्कार, और मैं हूं हेमंत भाई, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे दो खास मेहमान, PowerMyWealth.com के फाउंडर और सीईओ संदीप वागले साहब और मनीलिशियस कैपिटल के रिसर्च हेड अविनाश पुरस्कर। तो वागले साहब, आपका स्वागत है। वो तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अविनाश भी कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए, एसजीएक्स निफ्टी को 17 अंक नीचे है, तो हफ्ते की थोड़ी सी कमजोर शुरुआत होने वाली है। एशिया भी थोड़ा ढीला ट्रेड कर रहा है, और देखिए यूएस ने दरअसल मूड खराब किया। ऊपरी स्तर से थोड़ा दबाव देखने को मिला चाइना के साथ, जिस तरह से जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ती हुई नजर आई। लेकिन यूरोप में तेजी, और यूरोप में इटली जो है, वहां की सरकार कह रही है कि बैंकों को में पूंजी डालने का काम वो करेगी। उस खबर से तेजी बनी है। और अब सबकी नजरें हैं बैंक ऑफ जापान की 2 दिनों की बैठक जो आज से शुरू होने वाली है। बताइए, ग्लोबल मार्केट्स में ये सब महत्वपूर्ण है, या कच्चे तेल के बढ़ने से चिंतित हैं, डॉलर की मजबूती से आप ज्यादा चिंतित हैं? कच्चा तेल कुछ हद तक, डॉलर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जब तक डॉलर 102-103 की रेंज में रहता है, हमें आराम से नहीं बैठना चाहिए। ठीक बात है। क्योंकि ये वो लेवल है जहां पर ज्यादा वक्त तक टिके रहना ठीक नहीं है। मेक और ब्रेक वाले लेवल है। तो कई बार ये होता है ना कि आप एक अहम लेवल को पार करते हैं और उसके बाद लोगों को ये लगता है कि यहाँ अटक गया है। अटका है ये जरूर है, लेकिन अटकने के बाद क्या नीचे आएगा, ये बड़ा सवाल है। और अगर वो नहीं होता है तो फिर यहां से अगर तेजी पकड़ी डॉलर इंडेक्स ने, तो बड़ी तेजी पकड़ेगा और वो भारी पड़ेगा। तो इस वक्त सबसे ज्यादा अहमियत वाला ग्लोबल मार्केट से मेरे कोई संकेत है तो वो डॉलर इंडेक्स ही है। और वो जब तक आप फिर से डॉलर इंडेक्स को 100.5 इस रेंज में ना देखें, तब तक आराम से ना बैठें। ये 102 डिजिट में आ जाए तो और भी अच्छे। हाँ, मतलब वही 100 के नीचे आ जाए तो बहुत ही बढ़िया बात है। कच्चा तेल जरूर है कि मुझे थोड़ा कंफर्ट दे रहा है कि 55-56 के ऊपर नहीं टिक रहा है। तो कच्चे तेल से इतना डर नहीं है, और डर मुझे डॉलर इंडेक्स से है। बिल्कुल, तो डर तो डॉलर इंडेक्स का सबको सता रहा है। तो ये बताइए फिर आज के बाजार को किस तरह से ट्रेड किया जाए? सवाल यही है। 8,100 से 8,200 के जो रेंज को हमने पकड़ कर रखा है, ये ब्रेकआउट होगा या ब्रेकडाउन होगा, क्या लग रहा है? 60% चांस है कि हम नीचे की तरफ जाएं, जो डेटा बता रहे हैं और जो माहौल है। क्योंकि देखिए डॉलर इंडेक्स मजबूत है। धीमे धीमे हम जो हायर लेवल्स हैं वो नीचे की तरफ के बना रहे हैं, हायर हाइज नहीं बना रहे, जो टेक्निकल भाषा में कहते हैं। और नीचे की तरफ खिसकने का संकेत ज्यादा दिख रहा है। डेटा मजबूत नहीं है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे, चाहे वो वायदा कारोबार के हों या फिर एफआईज के। तो ऐसे में संभावना ज्यादा है कि आप 8,100 के नीचे जाए। लेकिन एक और बड़ा संकेत ये भी कि बिकवाली का और गिरने का दबाव या रफ्तार वो भी कम होती हुई दिख रही। तो ऐसा भी नहीं कि बाजार एकदम टूटकर बिखर जाने वाले हों, वैसा भी नजर नहीं आ रहा। तो कुल मिलाकर ये कि जब संकेत आपके लिए मिले जुले हो कि ग्लोबल न्यूट्रल से नेगेटिव है, डोमेस्टिक फंड न्यूट्रल है, एफएनओ के भी बहुत संकेत आपको साफ नहीं है, सेंटीमेंट थोड़ा सा सावधानी भरा है, तो बेहतर ये होगा आप 8,100 8,200 की रेंज से बाजार को बाहर निकलने का इंतजार करें। और इस रेंज में सीमित दायरे में उतार चढ़ाव के बीच कारोबार हो सकता है। 8,100 के नीचे गए
तो मुश्किल बढ़ेगी, और वो क्यों बढ़ेगी वो हम वायदा कारोबार के आंकड़ों में डिस्कस करेंगे। लेकिन एक संकेत बेहद साफ है, वो ये कि ऊपरी स्तर पर बाजारों के लिए टिकना मुश्किल है, दबाव वहां पर रहेगा। तो ऐसे में बेहतर तरीका ये, अगर आप शॉर्ट करके ट्रेड करना नहीं जानते तो ऊपरी स्तरों पर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग कर लें, हल्के हो जाए, आराम से बाजार को लेवल्स के पार निकलने दें। ट्रेड जो आज के लिए मैंने चुना है निफ्टी पर, लगातार तीसरा दिन है जो मैं शॉर्ट ट्रेड ही दे रहा हूं, और निफ्टी अहम लेवल को पार करता हुआ नहीं दिख रहा है। स्टॉप लॉस थोड़ा नीचे कर लिया है, और वो है 8,200 का, 8,100 और 8,075 ये दो नीचे के लक्ष्य हैं। बैंक निफ्टी 18,150, 18,200 बेहद अहम सपोर्ट लेवल है। बैंक निफ्टी शॉर्ट करने की राय है, 18,450 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, छोटा स्टॉप लॉस 18,150। लेकिन बैंक निफ्टी में शॉर्ट करने को लेकर कॉन्फिडेंस की कमी है। निफ्टी में ज्यादा बेहतर ट्रेड दिख रहा है, बैंक निफ्टी में उतना बेहतर ट्रेड नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी एक बार अगर ट्रेड लेना तो एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ किया जा सकता है। और वो इसी वजह से मैंने आज बैंक निफ्टी और एनबीएफसी को सेक्टर के तौर पर शॉर्ट साइड पर नहीं चुना। इनफैक्ट जो सेक्टर्स मेरे सामने आ रहे हैं, आईटी पॉजिटिव नजर आ रहा है, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के शेयरों में थोड़ी तेजी हो सकती है, और कुछ हद तक केमिकल शेयर्स आज एक्शन में रह सकते हैं तेजी की तरफ। ऑलराइट, चलिए तो इन सेक्टर्स पर विस्तार से बात करेंगे। ये सेक्टर्स अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं आज के दिन, लेकिन वागले साहब से पूछते हैं क्या उनको भी दिख रहा है कि गिरावट हो सकती है ज्यादा? अनिल जैसा कह रहे हैं कि 60% चांस है नीचे मार्केट जाने के। वागले साहब गुड मॉर्निंग, बताइए कि आप भी कॉशियस है मार्केट पर? ताई तो आपकी बता रही है कि आप कॉशियस है। गुड मॉर्निंग हेमंत, गुड मॉर्निंग अनिल जी। मैं एक्चुअली 2-3 दिन से ये कह रहा हूँ कि 8130 ब्रेक होगा तो फिर और नीचे एक 50-100 पॉइंट जा सकता है, लेकिन आज अगर 20 पॉइंट से नीचे खुलेंगे तो क्लियर ट्रेड सेटअप नहीं मिलेगा। ओके तो डबल फेस्ट मार्केट है। निफ्टी में बायस डेफिनेटली बेरिश है। इनफैक्ट फ्राइडे को आफ्टरनून को भी मैंने बेचने की सलाह दी थी, लेकिन अभी मैं ये कहता हूं कि स्टॉक स्पेसिफिक व्यू लिया जाए तो मुझे मिड कैप में या इंडिविजुअल स्टॉक्स में ज्यादा बाय आइडियाज आ रहे हैं। वाह। तो सेकेंडली अनिल जी ने जो कहा, बैंकिंग में इतनी वीकनेस नहीं दिखाई दे रही है, तो ये संकेत नहीं है कि निफ्टी वन वे क्रैकडाउन, मतलब वन वे मतलब 200-250 पॉइंट की ये नहीं होगा तो भी 40-50 तो निफ्टी बैंक निफ्टी को आज छोड़ दें और छोटे मझौले सेक्टर स्टॉक्स के ऊपर फोकस करें। बिल्कुल, बैंक निफ्टी 81-82 का रेंज है, 8100-8200। बैंक निफ्टी 18,200, 18,500, 550 एक सीमित दायरा है। दरअसल आप भी सुबह 7 बजे जब बात कर रहे थे तो यही कह रहे थे कि छोटे मझौले सेक्टर ज्यादा अच्छा प्रदर्शन दिखाने वाले। इंटरेस्टिंग बात ये जो वागले साहब भी कह रहे हैं कि बैंक निफ्टी में तेजी नहीं दिख रही, लेकिन स्टॉक्स में तेजी दिख रही। मुझे देखिए, मैंने भी बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में शॉर्ट कॉल दिया है, और सेक्टर जो 3 दिए तीनों पॉजिटिव साइड पर दिए। तो नेगेटिव साइड पर सेक्टर देने की भी हिम्मत नहीं है, कुछ साफ दिख नहीं रहा। हाँ, मतलब कुछ साफ दिख नहीं रहा बेसिकली, जहां आप आराम से जोर से शॉर्ट बना सके, वैसा भी नहीं दिख रहा। चलिए तो फिर आज एक्शन भरपूर रहने वाला है। अच्छा, ये कहावत है, व्हेन द कैट इज अवे द माइस विल प्ले अप। गोरे तो देखिए छुट्टी पर चले गए, ये एफआई का डेटा जो आया वो तो आया, और शुक्रवार को भी देखिए छोटा सा ही डेटा है सेल साइड का। इस डेटा में अब तक जो चलिए हुआ हो गया, आगे भी आपको लग रहा है कि क्या बड़े बड़े सेल के फिगर्स आएंगे या फिर नहीं एक्सपेक्ट करना? नहीं, अभी भी हिम्मत मुझे कैश मार्केट में ठीक है, आप जो कह रहे हैं वो ठीक है, लेकिन एफएनओ में सेलिंग कम हुई नहीं है। ओके, थोड़ा दबाव कम हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं। देखिए, आप देखिए 500 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स बेचे हैं शुक्रवार के सेशन में, 150 करोड़ का स्टॉक फ्यूचर्स बेचे, तो बेच तो रहे हैं एफआईज। बेच कहाँ रहे हैं? जहां लिक्विडिटी है। प्रॉब्लम क्या, कैश मार्केट में लिक्विडिटी नहीं है। तो अगर आपको बेचने का व्यू बनाना है तो आपको एफएनओ में बेचना पड़ेगा, और इस वक्त क्या साल के अंत में ट्रेडर्स भी थोड़ा बहुत एक्शन के मूड में है नहीं। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि एफआईएस की बिकवाली रुक गई है, थोड़ी सी धीमी पड़ी है कैश मार्केट में, लेकिन वायदा कारोबार में जिस तरह से मार्केट जितना कमजोर था उस हिसाब से ये आंकड़े अच्छे हैं, बिकवाली के ही है। तो फिलहाल उल्टा मैं ये एक चीज और कहना चाहता हूं, देखिए घरेलू फंड की 30 करोड़ की खरीदारी है, और ये शुक्रवार की ये खरीदारी छोटी है। क्यों छोटी है? खासतौर से क्लेरेंट केमिकल, जहां एक बड़ा ब्लॉक हुआ था जो हमने सुबह सुबह रिपोर्ट किया, स्टॉक उसके बाद 60-70 रुपए भागा भी, वहां पर प्रमोटर्स ने बेचा, सारे के सारे घरेलू फंड्स ने खरीदा है। उसके बावजूद भी सिर्फ 30 करोड़ की खरीदारी का आंकड़ा है, जो कि काफी छोटा कहा जा सकता है। पूरे हफ्ते में 23 करोड़। हाँ, तो इसलिए ये दिक्कत की बात है कि अगर घरेलू फंड का सपोर्ट नहीं है और एफआई सिर्फ 500-700 करोड़ भी बेचेंगे तो संभालेगा कौन? तो अभी भी आंकड़ों को लेकर मेरे को कॉन्फिडेंस और कंफर्ट है नहीं भाई। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। पिछले हफ्ते हमने देखा 3,600 करोड़ रुपए की एफआईआईज ने बिकवाली करी है एक हफ्ते में कैश मार्केट में, तो दिक्कत की बात तो है। अब एफआईआईज ने बिकवाली तो बड़ी करी है, तो अनिल से पूछेंगे कि एफएनओ से किस तरह के संकेत मिल रहे हैं, लेकिन देखिए स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन तो भरपूर रहने वाला है। वागले साहब से जानते हैं आज कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर वो बुलिश हैं, वो कह रहे हैं तेजी वाले कॉल्स ज्यादा हैं। सर बताइए, शुरुआत करिए।
पहले तो हेमंत मुझे आप ये बताइए कि आप वीकेंड में कहाँ गए थे, क्या कर रहे थे? मैं तो बॉम्बे में ही था। अच्छा, क्योंकि आपने एक इंग्लिश कहावत से शुरुआत की। अच्छा। When the cat is away, the mice will play। मुझे तो लग रहा था स्टॉक मार्केट में सिर्फ बुल्स और बेयर्स है। Anyway, स्टॉक स्पेसिफिक में बायोकॉन के साथ जाना चाहूंगा, और मुझे याद है ये फ्राइडे मॉर्निंग को आपने आई थिंक पहले 15 मिनट में स्पॉट किया था। फ्राइडे को तो अच्छी खासी मूव आई थी। आज और कल में मुझे लगता है 2 या 3 दिन में अच्छी मूव कंटिन्यू हो सकती है। तो ये शॉर्ट मतलब पोजिशनल ट्रेड भी बनता है, इसमें पैटर्न काफी पॉजिटिव बना है। ये 960 के स्टॉप लॉस से 1020 के स्टॉप टारगेट के लिए बाय किए जा सकता है फॉर 1 to 2 डे प्ले। शायद उससे भी ऊपर का 1200 का मेरा लॉन्ग टर्म व्यू होगा। रोल्टा एक स्टॉक है जिसमें मुझे स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। मैं आईटी हर दिन में एक आईटी का स्टॉक, हेक्सावेयर था, अलग अलग 3-4 स्टॉक हमने बात की, एचसीएल की भी बात की थी। तो मुझे लगता है आज रोल्टा दो डेली में इतना पॉजिटिव नहीं है, बट वीकली पैटर्न काफी अच्छा उभर कर आ रहा है और मुझे हायर लेवल्स दिखते हैं। तो ट्रेडिंग अपसाइड के लिए 2-3 दिन के व्यू से 64 के स्टॉप लॉस से फॉर अ टारगेट ऑफ 78। ऑलराइट, चलिए तो ये 2 स्टॉक्स हैं जहां पर नजर होनी चाहिए। रोल्टा में तेजी देखने को मिलेगी और बायोकॉन जो टारगेट दे रहे हैं वागले साहब वो बहुत एग्रेसिव दे रहे हैं। देखिए 1200 रुपए तक के कह रहे हैं लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं स्टॉक में आने वाले दिनों में। आज भी मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है। लेकिन सर ये बताइए एफएनओ से किस तरह के संकेत मिल रहे हैं? क्या एफआईआईज अपनी लॉन्ग पोजीशंस को अनवाइंड कर रहे हैं, इस तरह के संकेत है? हाँ हेमंत, है ऐसे, खासतौर से इंडेक्स फ्यूचर्स में साफ तौर पर 7 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट निफ्टी में कम हुआ है, उसमें थोड़ी तेजी की पोजीशन कम होती हुई दिखी है। बैंक निफ्टी में जरूर थोड़े से शॉर्ट्स बने, वहां पर ओपन इंटरेस्ट बढ़कर आया है 47,000 शेयरों से, और दोनों में प्रीमियम तेजी से घट के आई है। आप देखिए बैंक निफ्टी की प्रीमियम महज 25 पॉइंट की रह गई है, निफ्टी की प्रीमियम महज 7 पॉइंट की रह गई। तो एक बात तो तय है, थोड़े बैंक निफ्टी में और निफ्टी में पोजीशन कम करने का संकेत दिख रहा है, बड़े इन्वेस्टर्स की तरफ से भी और ट्रेडर्स की तरफ से भी, पहली बात। दूसरी बात यह है कि पुट कॉल रेशियो अभी भी तेजी से कम नहीं हो रहा है, 1.04 पर है। ये बात है कि ऐसा नहीं कि पुट कॉल रेशियो बहुत ऊपर है या ओवरबोट जोन वाला मामला है। हाँ, आजकल होता है कि 1.1 1.15 की रेंज में ही पुट कॉल रेशियो पहुंचने के बाद वहां से नीचे आना शुरू हो जाता है बाजार, तो अभी कंफर्टेबल जोन में। लेकिन जो 2 लेवल मैं लगातार 3 दिन से कह रहा हूं, 8,100 और 8,200, इनकी अहमियत बता दूं ताकि उससे आपको अंदाजा लग जाए कि इन लेवल्स पर क्यों नजर रखनी है। पहला 8,100, क्यों आपको 8,100 के ऊपर बने रहना जरूरी है? 42 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट 8,100 पर बना हुआ है और उसके ठीक नीचे 8,000 पर है 75 लाख शेयरों का। तो 8,000 तो मतलब ये कहना चाहिए बड़ा रॉक बॉटम टाइप मामला दिख रहा है पोजीशन के हिसाब से, कि बाजार में इस वक्त कोई नहीं मान रहा, ना तेजी करने वाले मान रहे हैं ना मंदी करने वाले मान रहे हैं कि इस सीरीज में 8,000 टूटेगा। ये पोजीशन से अभी लग रहा है। अब वो 1-2 दिनों में कोई डेवलपमेंट हो जाए, बदल जाए तो एक अलग बात है। उससे पहले 8,100 को होल्ड करना इसलिए जरूरी है, अगर आप 8,075 8,100 के नीचे जाकर टिके तो फिर ये जो पोजीशंस बनी हुई पुट में 42 लाख शेयरों की, इनकी पोजीशन कम होने का खतरा होगा, वो बाजार पर दबाव बनाएगा, तो फिर आपको सीधा 8,000 का लेवल आता हुआ नजर आ सकता है। इसलिए 8,075 8,100 होल्ड होना बहुत जरूरी है नीचे की तरफ। अब ऊपर 8,200 के ऊपर हम टिक नहीं पा रहे हैं और उसकी वजह है कि 49 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट 8,200 के कॉल्स में भी बना हुआ है और उसके ऊपर 8,300 हाईएस्ट है जहां 58 लाख शेयर है। तो होगा क्या, अगर आप 8,200 के ऊपर टिक गए, क्लोज दिए, तो फिर यहां पर जिन्होंने कॉल्स बेचे हैं, मंदी की पोजीशन बनाई है, वो अपनी पोजीशन कवर करने आएंगे जो निफ्टी को 50 से 100 पॉइंट ऊपर ले जा सकते हैं। तो अब ये इफ और बट बहुत है। तो इफ और बट क्या है, या तो 8,100 के नीचे आप बंद हो, ठीक है, या 8,200 के ऊपर निकले, ठीक है। और जब तक ये नहीं होता है तब तक ये वो कहते हैं कि वो टेबल टेनिस वाला गेम है, मतलब थोड़ा आप इधर थोड़ा आप इधर, बड़ी रैली बनेगी नहीं, छोटे छोटे आप पॉइंट्स स्कोर करते रहें। तो जिन लोगों को निफ्टी में ट्रेड करने का नशा ही है तो उनके लिए है कि 25-50 पॉइंट दिन में इधर उधर कर लिया करा लिया, बट बड़ा ट्रेड जिनको लेना है उनके लिए ये नो ट्रेड जोन है। और ये ट्रेड क्लियर कट डायरेक्शन तब बनेगा जब आप 8,100 या 8,200 के पार बंद हो, और तब भी आपके लिए 100 पॉइंट से ज्यादा की ऊपर या नीचे की बात नहीं है। तो बहुत टाइट मामला है। अब किस वजह से बाजार किस तरफ एक ब्रेक से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ये कहना मुश्किल है। इसीलिए बेहतर क्या है, जब इस तरह की सिचुएशन हो, ये बात पक्की है कि बाजार हमेशा इसी तरह से रेंज बाउंड रहेगा नहीं। 6-7 ट्रेडिंग सेशन हो गए, हो सकता है 2-4, जहां तक मुझे याद है इस तरह के रेंज बाउंड सेशन एक बार मैंने लगातार 18 सेशन तक देखे हैं 100 पॉइंट की रेंज में। तो अब वो आपका पेशेंस टेस्ट करेगा कि कितने दिन इस रेंज को आप झेल सकते हैं। जब आप बाहर निकलेंगे
तब जो होगा बड़ा होगा, लेकिन उसके लिए 8,000 और 8,300 पर नजर रखा। तो ठीक है, क्या जरूरत है निफ्टी को जरूर थोड़ा ट्रेड करना। हम आपको बहुत सारे स्टॉक्स भी बताने वाले हैं जहां पर आपकी नजर होनी चाहिए, वहां पर कमाई के मौके मिलेंगे। तो आज निफ्टी बैंक निफ्टी को छोड़ दीजिए, देखिए एक नहीं दोनों एक्सपर्ट जो मेरे राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड पर बैठे हैं वो कह रहे हैं, और एक और एक्सपर्ट आ चुके हैं अविनाश जी माइकअप हो रहे हैं, वो भी उनसे भी जानेंगे कि उनका क्या व्यू बन रहा है मार्केट पर। लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं कि निफ्टी को किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। 5 टेक्निकल एक्सपर्ट से हमने पूछा और उनकी राय आपकी स्क्रीन पर। पुनीत किन्ना कह रहे हैं बेचकर चलना चाहिए। आज जो टारगेट है वो 8,100 से 8070 का है। 8190 का एक स्टॉप लॉस आपको जरूर लगाना चाहिए। मानव चोपड़ा की राय खरीदारी की 8,120 के स्टॉप के साथ 8,220 का लक्ष्य। और तीसरे एक्सपर्ट जय ठक्कर ये भी बेरिश कह रहे हैं कि 8060 तक जा सकता है निफ्टी। 8180 का स्टॉप लॉस रखने की बात ये भी कह रहे हैं। राय प्रकाश गाबा की शॉर्ट साइड पर 8,250 है उनका स्टॉप लॉस। 8,100 और 8,050 तक गिर सकता है निफ्टी। समित चौहान लेकिन बुलिश हैं, वो कह रहे हैं तेजी करनी चाहिए। 8,250 तक के टारगेट्स आज के लिए दे रहे हैं। 8080 का स्टॉप लॉस इन्होंने भी रखने की बात कही है। तो 5 में से देखिए 3 एक्सपर्ट मार्केट पर बेरिश, 2 बुलिश। रेंज बेहद साफ है 50-50 अंकों की, जो निफ्टी पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेगी। 8,050 से लेकर 8,100 वो रेंज है जहां पर बाजार सपोर्ट लेगा। इस रेंज में, इस 50 पॉइंट की रेंज में ऊपरी स्तर पर 8,125, 8,175, 8,225 ये है 50 पॉइंट की रेंज जहां पर हम अटकेंगे। ऑलराइट, लेंगे इस नोट पर छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कौन से वो 5 स्टॉक्स हैं जो खबरों के दम पर आज एक्शन में रहने वाले हैं। बागले साहब के बचे हुए 2 पिक्स और अविनाश पुरस्कर के भी पिक्स आपको बताएंगे ब्रेक के बाद। तो एक्शन भरपूर रहने वाला है, कहीं मत जाइए, बने रहिए देश के नंबर 1 बिजनेस चैनल सीएनबीसी आवाज के साथ। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन और वक्त हो गया अब ये जानने का कि कौन से वो 5 स्टॉक्स हैं जो खबरों के दम पर आज कमाल दिखाने वाले हैं। गायत्री प्रोजेक्ट्स 26 दिसंबर को होगी बोर्ड बैठक और विचार किया जाएगा स्टॉक स्प्लिट पर। शेयर में बड़ी उछाल हो चुकी है और अब जो स्टॉक स्प्लिट होगा फेस वैल्यू हो जाएगी 10 रुपए से घटकर 2 रुपए, यानी कि अगर आपके पास 1 शेयर है तो वो हो जाएंगे 5 शेयर। जिंदल स्टेनलेस मुश्किल में चल रही है कंपनी, इस पर रखिए नजर। 23 दिसंबर को यानी अगले हफ्ते शुक्रवार को बोर्ड बैठक होगी कंपनी की और बोर्ड ये विचार करेगा कि जिन्होंने कर्ज दिया था इस कंपनी को उनको कितने शेयर जारी किए जाएं और प्रमोटर्स भी पैसा डालेंगे। अब वारंट्स के जरिए डालेंगे या शेयरों के जरिए डालेंगे ये देखने वाली बात होगी, लेकिन प्रमोटर्स की तरफ से भी कमिटमेंट आता हुआ नजर आएगा। तो कर्ज को लगातार कंपनी रिस्ट्रक्चर कर रही है और रिस्ट्रक्चरिंग के चलते हो सकता है आज यहां पर तेजी बने। रेमंड्स, बुरी खबर, नोटबंदी की वजह से कंपनी का अंदाजा ये है कि उनकी बिक्री में 30% तक की कमी होगी। खराब खबर। जीलन पर रखिए नजर, अच्छी आज रैली देखने को मिल सकती है स्टॉक में, क्योंकि देखिए दिक्कत में मुश्किल में थी ट्री हाउस और उसको खरीदने के लिए ये कंपनी आगे आई थी। लेकिन ट्री हाउस की तरफ से जिस तरह से डेवलपमेंट्स हुए, जहां उन्होंने 113 ब्रांचेस को बंद किया और उसके बाद कंट्रोवर्सीज बढ़ी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बड़े बड़े सवाल कई ब्रोकिंग कंपनियों ने उठाए, उसके बाद जीलन ने यह तय किया है कि वो इस कंपनी को नहीं खरीदेंगे। तो हो सकता है आज ट्री हाउस में फिर से लोअर सर्किट लगता हुआ दिखे। आपने देखा था शुक्रवार को भी हुआ था और जीलन में एक रिलीफ रैली देखने को मिली। जैकॉब, इस स्टॉक पर रखिए नजर। जनवरी के दूसरे हफ्ते में पूरी संभावना है कि नई मुंबई में आने वाले एक नए एयरपोर्ट के लिए बोलियां खुलेंगी और ये इस कंपनी के लिए इसलिए बड़ा पॉजिटिव होगा क्योंकि जैकॉब के पास नवी मुंबई एयरपोर्ट के आसपास में एक बड़ी जमीन है और जाहिर सी बात है कि एयरपोर्ट के लिए जिस तरह से आगे प्रोग्रेस होगी इनके जमीन का दाम बढ़ेगा, वैल्यूएशन बढ़ेगा। तो इस स्टॉक पर रखिए आज नजर पॉजिटिव साइड पर। हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ है संदीप वागले साहब और अविनाश जी भी आ गए हमारे साथ। सर बताइए अविनाश जी, क्या इरादा है, कहाँ खरीदारी करेंगे? नहीं, इनफैक्ट अनिल जी आज जो सुबह स्टॉक्स एक्शन में रहेंगे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज रहेंगे। आई थिंक इन्होंने जो डीजल और पेट्रोल के प्राइस बढ़ाए हैं, मुझे लग रहा है कि बीपीसीएल डेफिनेटली एक अच्छा विकल्प हो सकता है। इनके पास अपार्ट फ्रॉम मार्केटिंग नेटवर्क इनके पास एक्सप्लोरेशन एसेट्स भी है, तो ऑयल के प्राइसेस भी बढ़ते हैं तो इनके लिए डेफिनेटली कहीं ना कहीं एक्सप्लोरेशन एसेट्स के लिए भी फायदा रहेगा। तो ये डेफिनेटली नॉट ओनली टुडे बट इवन आने वाले क्वार्टर्स में हमको लग रहा है कि जितना भी एक्सपेक्टेशन थी कि क्रूड के प्राइस बढ़ने से इनको नुकसान होगा, आई थिंक ये भरपाई
स्ट्राइक कर देंगे और कैशलेस सेल्स हमने सुना है ग्राउंड पे काफी जोर से चल रहे हैं। दूसरा शेयर मुझे लग रहा है कि आईटी सेक्टर में HCL टेक रहेगा अनिल जी। यहाँ पे प्राइस रिवॉर्ड रेशियो डेफिनेटली अट्रैक्टिव लग रहा है। हालांकि लास्ट वीक भी ये स्टॉक बढ़ा था, बट जिस प्रकार का माहौल अभी ओवरऑल मार्केट्स में चल रहा है, मुझे लग रहा है ये डेफिनेटली एक स्टेबल काउंटर है और यहाँ पे और थोड़ा सा अपसाइड पॉसिबल है। ऑलराइट, चलिए तो नजर रखिए ऑयल मार्केटिंग कंपनियों में, और उसमें BPCL सबसे ज्यादा पसंद है अविनाश को। वागले साहब, चार्ट्स पर देखकर बताइए तीनों कैसी लगती हैं आपको, और आपका पिक क्या होगा इस सेक्टर पे? हेमंत, तीनों ऑलमोस्ट सेम है। नॉर्मली दे बिहेव वेरी साथ में चलते हैं, लेकिन एक शेड HPCL मुझे स्ट्रेंथ दिखता है। लेकिन मुझे ये न्यूज के बेसिस पे अगर ऊपर खुलता है तो वन वे मूव तो दिखती नहीं है, एक सीमित दायरा है। और मैं ये स्टॉक्स में थोड़े लंबे अरसे के लिए लेकिन लेने की रिकमेंडेशन ये देता हूँ। ट्रेडिंग में ये स्टॉक वो ट्रेडिंग का मजा नहीं रहा। तो अविनाश भी कह रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना चाहिए। अविनाश की जितनी पिक्स होती है, ध्यान रखिए फंडामेंटल पिक्स होती हैं, वो लॉन्ग टर्म के लिए ही राय देते हैं। तो 75 रुपए हो गया पेट्रोल का दाम बॉम्बे में। हाँ, ये मतलब कब जेब में सुराख हो गया पता ही नहीं चल रहा है। वैसा लगता है। मतलब अगर 75 रुपए, हम 75-80 रुपए तब दिया करते जब $125 के आसपास क्रूड चलता था। अब क्रूड 55 है, फिर भी वही बात है, महंगा है मामला। चलिए एक और स्टॉक है क्लेरियंट केमिकल्स, बड़ा इंटरेस्टिंग है। जो शुक्रवार को सुबह सुबह हमने ब्लॉक डील में जो एक्शन हुआ वो हमने पकड़ा कि भाई बड़ी ब्लॉक डील होती दिख रही है। उसके बाद स्टॉक लगभग 70-80 रुपए भागा भी। इंटरेस्टिंग है, प्रमोटर्स ने बेची है बड़ी हिस्सेदारी अविनाश, और सामने खरीदारी की है सारे के सारे घरेलू फंड्स ने। क्या दिख रहा है ऐसा इस स्टॉक में, क्या है खरीदना चाहिए? मेरे ख्याल से स्पेशलिटी केमिकल्स और एग्रो में ये काफी बड़ा प्लेयर है। इनफैक्ट हाल ही में इन्होंने एक एसेट भी बेचा था, तो उसका भी पैसा आया है। अनिल जी, मुझे लग रहा है कि अगर लंबा नजरिए से देखें तो डेफिनेटली इस कंपनी में कैश काफी सिग्निफिकेंट है। आई थिंक क्लियरली मुझे लग रहा है कि आगे चल के डेफिनेटली कहीं ना कहीं शेयर होल्डर्स को इसका फायदा होगा। और मुझे लग रहा है अर्निंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेशलिटी केमिकल्स और एग्री इसमें डेफिनेटली आने वाले क्वार्टर्स अच्छे रहेंगे। तो इसमें दो चीज है। फिर आपने एक पॉइंट इंटरेस्टिंग कहा, कैश काफी है कंपनी के पास, तो क्या इतने जो घरेलू फंड देखे नाम देखे, ICICI प्रू, SBI, DSP, ब्लैक रॉक, सुंदरम, बजाज अलायंस, ये सब लोगों ने खरीदा है। क्या इन्होंने ये देख के खरीदा है कि कैश इतना है कि या तो कैश डिविडेंड के तौर पर या किसी तौर पर मिले इन्हें, या फिर ये कि रिस्क कम हो जाती है, इतना कैश है तो आपको बिजनेस बहुत सस्ता मिल रहा है? क्या ऐसा क्या है क्लेरियंट केमिकल में कि सारे फंड लाइन लगा के प्रमोटर्स का माल खरीद रहे हैं? क्योंकि जनरली प्रमोटर बेचते तो लोगों को याद रहता है कि भाई हम क्यों खरीदें। आई थिंक मुझे लग रहा है कि इसमें रिस्क कोशेंट कम है। कैश तो डेफिनेटली अट्रैक्टिव बात है, लेकिन अगर हम मार्केट्स का ओवरऑल सिचुएशन देखें तो इसका स्टॉक में लिक्विडिटी कम जरूर है, लेकिन अगर हम इस कंपनी की परफॉर्मेंस और स्टेबिलिटी देखें तो हमको लग रहा है कि डेफिनेटली वैल्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें बीटा डेफिनेटली इंप्रूव आगे हो सकता है। तो 635 रुपए पर ये तमाम दिग्गज फंड्स ने प्रमोटर्स की 11.5% हिस्सेदारी एब्जॉर्ब करी। उसके बाद भी देखिए शेयर क्या तेजी से बढ़ा, और सुबह सुबह आपने स्पॉट किया था जब ये ब्लॉक हुआ था, आप कह रहे थे कि लेकिन हेमंत अब इसमें एक चीज ये इंटरेस्टिंग है कि ब्लॉक डील 635 पर हुई, डिस्काउंट पर हुई, वहां से 100 रुपए ऊपर है, तो सारे फंड के नाम देख के मुंह में पानी नहीं आना चाहिए। भाव भी कोई चीज है, ठीक बात। तो उन्होंने तो 635 में ले लिया, आपको 735 में लेना है क्या, ये सोचने वाली बात है। तो इंतजार करें, लेना भी है। फंडामेंटली जैसा कि कह रहे हैं कि अविनाश अच्छी कंपनी है, दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन थोड़ा ठंडा के लिए, हाँ बिल्कुल, लेकिन इस सेक्टर के लिए बड़े इंटरेस्ट लोगों का आ रहा है और ये सेक्टर अच्छा प्रदर्शन दिखा भी रहा है। इस सेक्टर पर भी विस्तार से आगे बात करेंगे, और बात करेंगे ब्रेक के तुरंत बाद JNK बैंक की। CLSA ने सेल से बाय दिया। आपको याद होगा जिस दिन इसके नंबर्स आए थे 2 हफ्ते पहले, दबाव के साथ खुला था और क्या शानदार रिकवरी देखने को मिली थी। 65 से लक्ष्य बढ़ाकर 77 कर दिया है। चार्ट्स पर कैसा लग रहा है JNK बैंक का, फंडामेंटल्स कैसे हैं इसके, सब पर बात होगी ब्रेक के बाद। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं संदीप वागले और अविनाश गोरक्षकर, और अब हमारे साथ 2 और एक्सपर्ट्स जुड़ चुके हैं। यहाँ एक तो वायदा कारोबार की रणनीति देने के लिए गौरव बिस्ता है LKP सिक्योरिटीज के, और आशीष वर्मा हमारे रिसर्च हेड भी जुड़ चुके हैं, जो बताएंगे कौन से ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स आज आपके काम की है। तो पहले गौरव आपसे एक बार निफ्टी और बैंक निफ्टी पर बात की जाए। बताइए क्या ट्रेड है, क्या रेंज है, खरीदे या बेचे?
गुड मॉर्निंग। निफ्टी देखा जाए तो दायरे में ही है, लेकिन अभी लोअर एंड ऑफ द रेंज पे है, तो मुझे लगता है एक बाउंस बैक के लिए आप प्ले कर सकते हैं। 8100 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं। ऊपर में 8210 8220 के लेवल्स आप उम्मीद रख सकते हैं। 2 या 3 दिनों में आपको देखने मिल सकते हैं, और अगर वो सस्टेन हो गया तो आपको और एक 70-80 पॉइंट का मूवमेंट देखने मिल सकता है। और रही बात बैंक निफ्टी की, तो उसका भी एक अच्छा सपोर्ट है 18150 18180 स्पॉट लेवल्स पे, तो उसके करीब भी क्लोजिंग आ रही है। 18300 के करीब क्लोजिंग है, तो मुझे लगता है 18180 के स्पॉट से आप बाय कर सकते हैं स्टॉप लॉस से। और ऊपर में आपको 18550 से 18600 के लेवल्स आपको 2 या 3 दिनों में देखने मिल सकते हैं। ऑलराइट, चलिए तो ये रहा है निफ्टी और बैंक निफ्टी पर, लेकिन आशीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष बताइए, कहां नजर है आपकी, कौन से ब्रोकरेज हाउसेज कौन से स्टॉक्स पर बुलिश है, बेयरिश है? कई सारी स्टॉक स्पेसिफिक कॉल्स आती हुई। एनटीपीसी पे जेफरीज की एक रिपोर्ट है जहां पे खरीदारी करने की सलाह मेंटेन करी गई है 195 के टारगेट्स के लिए, यानी कि प्रीवियस क्लोज से ऑलमोस्ट 22% का अपसाइड वो स्टॉक में एक्सपेक्ट करते हैं। इस रिपोर्ट में हाईलाइटेड है कि जो री रेटिंग के ड्राइवर्स हैं वो इन प्लेस हैं। इनफैक्ट ये कंपनी यहां से अपनी प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूवमेंट पे फोकस करेगी। कैसे? इंटरनल एफिशिएंसीज इंप्रूव करके, और इसके जो प्लांट स्पेसिफिक पीएलएफ्स हैं उनको इंप्रूव कर। इस रिपोर्ट में खासतौर पे ये भी हाईलाइटेड है कि ये कंपनी अपने कोल जो माइनिंग है उसका एग्जीक्यूशन बढ़ाती हुई नजर आएगी। FY17 में एक्सपेक्टेड है 0.25 मिलियन टन्स, जो ओवर द ईयर्स बढ़ाकर 18 मिलियन टन्स पर एनम तक ले जाने की योजना है। अगले 2 से 3 सालों में इनका प्रोजेक्शन है कि 16% CAGR की कंपनी ग्रोथ डिलीवर करेगी। जम्मू एंड कश्मीर बैंक पे CLSA की रिपोर्ट है जहां पे खरीदारी करने की सलाह है, तो अपग्रेड करा गया है। लक्ष्य पहले 65 का था, उसे बढ़ाकर अब 77 रुपए कर दिया है, यानी कि फ्राइडे की क्लोजिंग से 20% का अपसाइड। हालांकि इन्होंने अर्निंग्स को में कटौती करी है इस कंपनी के, लेकिन उनका कहना है कि रीजनेबल वैल्यूएशन नजर आते हैं, इसलिए रेटिंग्स में अपग्रेड किया जा रहा है। फ्यूल प्राइस हाइक्स जो हुई हैं उस पर सिटी की एक रिपोर्ट आई है। उस रिपोर्ट में हाईलाइटेड है कि जो इन्वेस्टर्स की कंसर्न्स थी कि प्राइस हाइक नहीं हुई है पार्लियामेंट के चलते हुए, वो कंसर्न्स एले होती हुई, कंसर्न्स कम होती हुई नजर आएंगी। तीनों ऑयल मार्केटिंग कंपनीज इनको पसंद आती हैं, लेकिन BPCL इनकी प्रेफर्ड पिक होगी। फाइनली मदरसन सुमी पर UBS की एक रिपोर्ट है जहां पे खरीदारी करने की जो सलाह थी उसे कंटिन्यू करा, यानी कि मेंटेन बाय की रिपोर्ट है 356 के टारगेट्स के लिए। मौजूदा स्तरों से 10% का अपसाइड है, लेकिन UBS कहता है कि ये मल्टी ईयर स्टोरी है। अगले FY16 से FY19 के बीच में EPS में 24% सालाना की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, और इनकी दोनों जो इंपॉर्टेंट सब्सिडरीज हैं SMP SMR, वो यहां से तगड़ा परफॉर्मेंस या कहें तगड़ा आउट परफॉर्मेंस दिखाती हुई नजर आएंगी। ओके, तो ये है तमाम रिपोर्ट्स इन शेयरों पर, लेकिन आशीष बताइए फार्मा शेयरों पर कैसी रिपोर्ट्स हैं? बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच की एक रिपोर्ट आई है फार्मास्यूटिकल स्पेस में, जिसमें उन्होंने कहा है कि ल्यूपिन और बायोकॉन इंडियन फार्मास्यूटिकल स्पेस में उन्हें प्रेफर्ड कंपनीज नजर आती हैं। जो ग्रेटर स्क्रूटनी हो रही है अमेरिका में, प्राइस हाइक्स लेना अब इन कंपनियों के लिए दिक्कत की बात होगी। और अगर 1% का प्राइस इरोजन होता है तो इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज की EPS 1.5 से 4% के आसपास, ध्यान रखें, नीचे होता हुआ आपको नजर आएगा। ल्यूपिन इसलिए पसंद है क्योंकि कोई लार्ज कैप्स में एक मेजर ऐसी कंपनी जिसके कोई पेंडिंग रेगुलेटरी इश्यू नहीं है, और बायोकॉन इसलिए पसंद आती है क्योंकि बायोसिमिलर में जिस तरह की अपॉर्चुनिटीज हैं उसकी प्रॉक्सी है, और जो जेनरिक फर्म्स में प्राइसिंग को लेकर इश्यूज हैं उससे एटलीस्ट बायोकॉन छूती है। इसलिए ल्यूपिन और बायोकॉन फार्मास्यूटिकल में प्रेफर्ड बेट। सन फार्मास्यूटिकल्स पे क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट है, डाउनग्रेड करा है। पहले आउट परफॉर्म की रेटिंग थी, अब उसे न्यूट्रल कर दिया है, और लक्ष्य तो कहीं नीचे है। 800 रुपए प्रति शेयर का पहले टारगेट दिया गया था, जिसे घटाकर 620 रुपए कर दिया है। मेरे ख्याल से भाव को पकड़ने की कोशिश है, क्योंकि इस कंपनी का भाव भी 640 650 के आसपास है। इनका कहना है कि मार्केट इग्नोर कर रहा है पोटेंशियल EPS कट्स। FY18 में अगर ये कंपनी प्राइस इंक्रीज नहीं ले जाती, जो ऑलरेडी प्राइस इन था, तो 20% के आसपास FY18 का EPS नीचे होता हुआ नजर आएगा, और इसीलिए स्टॉक शायद प्रेशर में, और इसीलिए शायद टारगेट को डाउनवर्ड रिवाइज किया गया है। ओके, तो सन फार्मा को तो देखिए आपको छोड़ देना चाहिए, लेकिन एक्शन देखने को मिलेगा बायोकॉन पर। वागले साहब भी बुलिश हैं। देखिए, वागले साहब और क्रेडिट स्विस एक ही पेज पर है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ग्लेनमार्क एक और ऐसा स्टॉक है जो वागले साहब से मैंने भी इशारों में पूछा, तो वो कह रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है। और ग्लेनमार्क के लिए आज का दिन इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि 5:30 बजे एक इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, जिसमें कंपनी ये बताने वाली है कि आगे का उनका पाइपलाइन कैसा निकल कर आ रहा है। और हाल ही में अमेरिका में इन्होंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग ड्रग लॉन्च किया था जिसका साइज काफी बड़ा बताया जा रहा है। हाँ, जेटिया जेनरिक ड्रग, ये एक ड्रग है जो, और इसके ऊपर सबकी नजरें हैं। ये बताइए, बहुत कम दवाओं के नाम याद है, सिंपल सा जेटिया है, मतलब अपने ब्रूफेन टाइप है ऐसा, तो नाम इजीली याद रह गया, ZETI है। तो बताइए सर, चार्ट पर भी क्या ये
एक्चुअली मुझे चॉइस था बायोकॉन और ग्लेनमार्क। पैटर्न वाइज बायोकॉन थोड़ा ज्यादा क्लियर है, बट ग्लेनमार्क भी बहुत अच्छा है। और फ्राइडे के जो वॉल्यूम्स थे ग्लेनमार्क में वो काफी हाई थे, प्राइस और वॉल्यूम ब्रेकआउट हुआ है इंट्राडे चार्ट्स में। और मेरा 980 का टारगेट रहेगा। एक आध हफ्ते का व्यू लेके, 1-2 दिन का मैं व्यू अवॉइड करूंगा। अभी 930 का क्लोज है, 910 का स्टॉप लॉस, 980 शायद इवन 1000 तक जा सकता है। तो पोजिशनल व्यू पे स्टॉक पॉजिटिव लगता है और मुझे लगता है ये दोनों स्टॉक फार्मा स्पेस में आउट परफॉर्म करेंगे। ग्लेनमार्क, बायोकॉन दोनों ही अच्छे हैं। ल्यूपिन के लिए भी खबर अच्छी आ रही है, मेरिल लिंच की पसंदीदा स्टॉक है। लेकिन सिप्ला एक और स्टॉक है, और चूंकि आज आपने अविनाश फार्मा सेक्टर को अपनी पसंद के तौर पर रखा है, मैं सिप्ला पर आपसे राय लूंगा। आज बोर्ड बैठक है और इक्विटी बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। ये मुझे इंटरेस्टिंग लगा। एक्चुअली जिस दिन ये खबर आई थी उस दिन हमने ये डिस्कस भी किया कि ये मामला ठीक नहीं लग रहा है। सिप्ला को क्या जरूरत है कि उन्हें पैसे चाहिए, कैश रिच कंपनी है, या तो कोई बड़ा एक्विजिशन करने का इरादा हो तो आजकल बाजार पसंद करता नहीं, या फिर और क्या रीजन हो सकता है जिस वजह से वो एडीआर जीडीआर लाए या इश्यू लाए। तो आप देखिए सिप्ला थोड़ा लंबा चार्ट देखिए, उस दिन से स्टॉक नीचे आने लगा है। सिप्ला पर क्या राय है? और फार्मा में अगर खरीदना हो तो फिर लुपिन, बायोकॉन, ग्लेनमार्क, आपको क्या पसंद है? ना, आई थिंक सिप्ला में आपने सही कहा कि इक्विटी डायल्यूशन अगर आता है तो ये सरप्राइजिंग है, क्योंकि सिप्ला का कैपिटल स्ट्रक्चर वैसे भी कंफर्टेबल है, इनका लीवरेज भी बहुत ही कम है। तो मार्केट शायद सोचेगी कि डायल्यूशन क्यों आ रहा है, भले ही वो कम हो या ज्यादा हो। आई थिंक विद इन फार्मा स्पेस मुझे लग रहा है कि लुपिन और ग्लेनमार्क, ये दोनों ही स्टॉक्स पे नजर रखनी चाहिए। मुझे लग रहा है कि लुपिन में डेफिनेटली जो सेकंड हाफ है इस साल का, इसमें होपफुली यूएस मार्केट्स में अच्छी रिकवरी देखने को मिलेगी। और दूसरी बात, ग्लेनमार्क में जैसे संदीप जी ने कहा, आई थिंक क्लियरली इनके जो प्लान्स है अगले 2-3 साल के ये अनाउंस करने वाले हैं, प्लस जो नया ड्रग है इसकी क्या अपॉर्चुनिटी है, उसका इम्पैक्ट हमको नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स में देखने को मिलेगा जब ये पूरी तरह से कमर्शलाइज होगा। तो ग्लेनमार्क और लुपिन पे मुझे लग रहा है कि ज्यादा रिस्क रिवॉर्ड शायद ठीक रहेगा। ऑलराइट, बिल्कुल। तो आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर हमारी नजर भी बनी रहेगी। 5:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। अगले 10 सालों का आगे का आउटलुक ग्लेनमार्क शेयर करने वाला है, तो इस स्टॉक पर रखिएगा नजर। लेकिन बाजार खुलने के साथ साथ आपकी नजर कहां होनी चाहिए? जी हां, होनी चाहिए लॉरस लैब्स पर। देखिए इसकी आज लिस्टिंग होने वाली है और 4.5 गुना सब्सक्राइब हुआ था। जब ये इशू आया था लोग कह रहे थे दवा बनाने का कामकाज करती है, कोई अनोखा कामकाज नहीं, लेकिन रिस्पांस तो देखिए बहुत जबरदस्त मिला है इस कंपनी को। 1332 करोड़ रुपए इन्होंने रेज कर लिए हैं। लिस्टिंग तो मजबूत होने की उम्मीद लगाई जा रही है। ये बताइए करना क्या चाहिए ओपनिंग अगर ऊपर हो जाए तो? मेरे ख्याल से 450-460 तो आराम से लिस्ट हो जाएगा, उसमें तो दिक्कत नहीं है। और इशू रिटेल में 1.5 गुना बढ़ा तो लोगों को अलॉटमेंट भी ठीक मिलेंगे, तो पैसा तो बनेगा। फंडा सिंपल है, क्योंकि महंगा है शेयर, और कई बार ऐसा होता है कि महंगे शेयर महंगे ही रहते हैं, ठीक है ना। अब किसी फंड का मूड हो जाए कि लिस्टिंग के दिन मुझे खरीदना ही है, तो फिर वो स्टॉक आपको बड़ा मुंह दिखा सकता है। तो हमें क्या करना है, 2 तरीका है जिन लोगों को अलॉटमेंट मिले। एक तो ये कि 460-465 के आसपास चाहे तो थोड़ा बुक कर ले, और बाकी में आप अपनी इश्यू प्राइस का स्टॉप लॉस लगा ले, तो कैपिटल आपकी हो जाएगी प्रोटेक्ट। दूसरा है कि जिसको थोड़ा सा लालच है, थोड़ा बड़ा पैसा बनाने की इच्छा है, तो वो 430-435 के आसपास अपना स्टॉप लॉस समझ ले। उसके नीचे जाए तो नहीं बना तो नहीं बना, नुकसान नहीं हुआ, और बाकी अपसाइड को राइड करें। और धीरे धीरे फिर हम आगे आपको बताएंगे कि कहाँ आपको ऊपर स्टॉप लॉस ले जाना चाहिए। तो बेस्ट तरीका है, मुझे लगता है पैसा बनेगा। और मुश्किल से इशू की कॉस्ट 3-4 रुपए आई होगी जिन लोगों ने लीवरेज एप्लीकेशन भी लगाई। सामने अगर 25-30 रुपए ऊपर की लिस्टिंग होती है, इसका मतलब ये तो जरूर है किसी का तो इंटरेस्ट है शेयर को लिस्टिंग पर खरीदने में। तो मुझे लगता है बढ़ जाए तो आश्चर्य नहीं होगा। तो कोशिश करें, अगर अपसाइड मिल जाए तो ठीक है, और स्टॉप लॉस से अपनी डाउन साइड यानी कि नुकसान को प्रोटेक्ट कर ले। नुकसान नहीं होना चाहिए, बने पैसा तो थोड़ा ऊपर की तरफ बन सकता है। चलिए, तो इस स्टॉक पर होगी नजर, और आपकी नजर होनी चाहिए सीएनबीसी आवाज पर, क्योंकि हर मिनट लिस्ट होने के बाद हम आपको दे रहे होंगे जानकारी और आपकी बना रहे होंगे रणनीति। लेकिन एक स्टॉक जो बड़ी कंट्रोवर्सीज में रहा है और जिसके ऊपर मुझे कहना चाहिए सेबी को अब तक एक्शन में आ जाना चाहिए था, वो है ट्री हाउस। इसकी हम बात करेंगे ब्रेक के बाद। बल्कि सेबी नहीं, एजुकेशन मिनिस्ट्री को भी हरकत में आना चाहिए, क्योंकि इन्होंने जिस तरह से सेंटर्स बंद किए हैं, बच्चों के भविष्य के लिए दिक्कत की बात है, जो छोटे बच्चे वहां पर पढ़ रहे थे, उस सब पर बात होगी। और जी को आपको किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि इन्होंने कहा है कि अब वो ट्री हाउस को नहीं खरीदना चाहते। इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद।
स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन। एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल हमारे साथ बना हुआ है। संदीप वागले साहब, अविनाश गोरशकर जी हमारे साथ मौजूद हैं, गौरव बिस्सा जी हमारे साथ मौजूद हैं और मेहरबून ईरानी साहब भी स्टूडियो में पधार चुके हैं। उनको भी माइकअप करेंगे और उनसे बात करेंगे, लेकिन बात करते हैं सबसे पहले ट्री हाउस की। इन्होंने जिस तरह से हड़कंप मचाया हुआ है, एक तरह से देखिए दिक्कत में ये कंपनी थी, लेकिन 2014 में 200 करोड़ रुपए जुटाए, 440 रुपए के भाव पर QIP करा और उसके बाद शेयर का भाव देखिए क्या पहुंच गया। और अब कुछ दिनों पहले इन्होंने अपने प्री स्कूल्स को बंद किया। बच्चों के साथ तो जो दिक्कतें हुई वो हुई, लेकिन शेयर धारक भी बहुत परेशान है। ये बड़ा सरप्राइजिंग है कि नोटबंदी की वजह से 130 ब्रांच ने 130 स्कूल्स बंद करनी पड़ रही है। अब मुझे बताइए कि हम 5 जने जो स्टूडियो में बैठे, हम पांचों पेरेंट हैं। बिल्कुल, ये सबसे लास्ट चीज होगी कि हम हमारे बच्चों की स्कूल की फीस ना भरें। और ये लोग कहते हैं कि इनका जो साइकिल है वो स्कूल तो पहले फीस तो लोग भरी चुके पहले ही देते हैं। तो वो पैसे कहाँ गए भाई? जो आपने 6-6 महीने, हर स्कूल 6-6 महीने पहले एडवांस में फीस लेती है, साल भर की नहीं भी सही। तो पैसे नहीं होने की वजह से 130 स्कूल बंद करना मेरी समझ के बाद। एक चीज हेमंत याद है आपको, जब ये इश्यू पे पहली बार जी-लर्न ने सवाल उठाए थे कि हमें उनकी अकाउंटिंग पर संदेह है, हम फिर से वैल्यूएशन करेंगे, तब मैंने एक बात कही थी कि हमारे मारवाड़ी में कहावत है कि सगाई और शादी के बीच में ज्यादा वक्त नहीं रखना चाहिए क्योंकि पोल खुलने लगती है अंदर से प्रचार। वो देखिए वो आज हो गया है कि ये शादी होने के पहले ही मतलब डिवोर्स हो गया, जो भी आप कहना। बट पॉइंट सिंपल ये है कि इसमें कोई डाउट नहीं कि ट्री हाउस के लिए तो खराब और खराब हो चुका है। 440 वाला शेयर मुश्किल से 20 रुपए बचा है और सर्किट कितने लगेंगे पता नहीं। लेकिन एक चीज यहाँ ये भी कहना चाहता हूँ कि ये जी-लर्न के लिए भी कोई पॉजिटिव बात तो नहीं है। अगर जी-लर्न भले ही स्टॉक एक बार सेंटिमेंट के हिसाब से चल जाए वो अपनी जगह है, लेकिन अल्टीमेटली जी-लर्न भी क्या सोचकर इतने महंगे वैल्यूएशन पर ट्री हाउस को खरीदने के लिए तैयार था। उसके बाद आप 2 बार 3 बार रिवैल्यूएशन करें फिर फाइनली ये पता चले। तो अल्टीमेटली कोई आप डील करने जाएंगे तो बेसिक कामकाज करेंगे, सोच समझ कर करेंगे। तो इस तरह की, वैसे तो एक तरह से बढ़िया ही है कि डील नहीं हुई तो जितने शेयर होल्डर्स जो फंसने वाले थे ना फंसे, लेकिन ओवरऑल इसमें कोई डाउट नहीं कि ये एक बहुत ही मतलब खराब टेस्ट छोड़ने वाली चीज है, बहुत खराब टेस्ट छोड़ने वाली चीज है। और सेबी को इसकी जांच भी करनी चाहिए। इवन एजुकेशन मिनिस्ट्री को जरूर हरकत में आना चाहिए और कुछ ऐसे रूल्स बनाने चाहिए ताकि मनमानी ना कर सके कंपनियां। और लोग तो परेशान हैं ही, बच्चे तो परेशान हैं ही, इसके ऊपर सरकार को भी एक्शन लेना चाहिए। लेकिन ये बताइए आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे डेवलपमेंट को? अविनाश, काफी क्लोजली आप भी इसे ट्रैक कर रहे हैं, स्टॉक्स के लिहाज से भी बताइए और अपना पर्सनल व्यू भी दीजिए। नहीं, मुझे लग रहा है कि हेमंत, जैसे अनिल जी ने कहा, ये डेफिनेटली मैनेजमेंट की थोड़ी बहुत कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेके इशू है, क्योंकि आईपीओ मेरे ख्याल से काफी अच्छी तरह से हुआ था। उसके बाद शेयर ने काफी अच्छी तेजी देखी थी और QIP होने के बाद तो लगा था कि इस कंपनी में बड़े निवेशक FIs भी इंटरेस्टेड है। लेकिन 440-450 का जो ऑफर के बाद जिस प्रकार से प्राइस घटा है, मेरे ख्याल से कंटिन्यूसली डिसअपॉइंटमेंट बहुत ऑपरेशनल परफॉर्मेंस पे हुआ है। और अभी अगर प्रमोटर्स ने ये सेंटर्स बंद किए हैं तो ये डेफिनेटली एक बहुत डिस्टर्बिंग बात है, नॉट ओनली फॉर पेरेंट्स बट ओवरऑल मार्केट्स में। डेफिनेटली ऐसी कंपनीज को लेके इन्वेस्टर्स थोड़े से कॉशियस रहेंगे। मेरे ख्याल से आज भी सर्किट शायद 20% का नीचे का ही लगे। तो मुश्किल भरा वक्त है ट्री हाउस के लिए। चार्ट पर राय नहीं लूंगा वागले साहब, हमें पता है सर्किट लगेगा। मुझे ये बताइए, अगर इस खबर के दम पर जी-लर्न ऊपर खुल जाए तो वो बेचना चाहिए क्या? ये बताइए। आई थिंक मेरा व्यू आपके साथ मिलता है, क्योंकि जी-लर्न के लिए मुझे भी नहीं लगता है चार्ट्स में कुछ ऐसा पॉजिटिव कुछ भी नहीं दिखता है। ऊपर में खुलता है तो बेचना चाहिए। इनफैक्ट चार्ट में वैसे जब तक ये 44 क्रॉस नहीं करता है, जी-लर्न में भी तेजी नहीं करनी चाहिए। ऑलराइट, चलिए तो जी-लर्न को भी अवॉइड करें। ट्री हाउस को अगर आपको मौका मिले तो जरूर, अगर आपके पास शेयर है तो निकल जाना ही सही रणनीति होगा। इस नोट पर अविनाश से लेंगे विदा। शुक्रिया अविनाश आपका समय निकालने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मेहरबून से बात करेंगे ब्रेक के उस पार। बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ हैं इस वक्त, मानस जायसवाल और मेहरबून ईरानी, 2 नए एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो मेहरबून सर, पहले तो आप बताइए क्या लग रहा है मार्केट और कहाँ खरीदारी करनी चाहिए? आई थिंक सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है मार्केट में, आई थिंक वो US डॉलर इंडेक्स का है, विच समहाउ डिमोनेटाइजेशन के इम्पैक्ट के कारण वी आर नॉट डिस्कसिंग इट, नोबडी इज टॉकिंग अबाउट इट, बट आई थिंक वो सबसे बड़ा कंसर्न है। और वो कारण है, मूल कारण है शुरू करने के बाद पहली लाइन बराबर है, बट आई एम सेइंग इट्स देयर फॉर द लास्ट 2 मंथ्स। राइट। क्या 17 साल के हाई पे US डॉलर इंडेक्स
किसी को पता नहीं 104 होगा, 105 होगा, 107 होगा, किसी को पता नहीं है, या फिर टॉप आउट होकर नीचे आएगा। क्योंकि हमें एक चीज अंडरस्टैंड करना चाहिए सर कि इंडिया में FIIs ओन मोर स्टॉक्स ऑफ इंडिया देन इंडियन जोन। ठीक बात है। अगर प्रोमोटर की इक्विटी आप निकाल देते हो तो if FIIs come back to buy India, which will be determined by the US dollar index and not by our demonetization problem. और demonetization के लिए I think earnings पंचर हो गए हैं। People don't have any estimate कि whether it will last for 1 month, 1 quarter, 2 quarters. I have heard people stating कि 10 दिन में इम्प्रूवमेंट आएगा, और वही आदमी 10 दिन के बाद आके बोलता है कि जनवरी मार्च क्वार्टर विल बी वर्स देन अक्टूबर दिसंबर क्वार्टर। जो लोग चाहते हैं वो बोलते हैं, बिकॉज एवरीबडी इज मेकिंग गेसेस। एट द एंड ऑफ इट ऑल हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए मार्केट हमारा भगवान है, और मार्केट हमसे ज्यादा जानता है और हमारे से पहले डिस्काउंट कर देता है। तो द सेक्टर्स विच आर अफेक्टेड वेरी बैडली लाइक सीमेंट, ऑटो, एंसिलरी ऑलरेडी हैव कम डाउन बाय 20-30% in quite a few stocks. Somewhere I feel demonetization impact will play itself out. It can take 1 quarter, 2 quarters, I really don't know. और जब भी रिकवरी आती है, it will be a decent recovery. And considering the fact that market has discounted most of the negatives on the demonetization front, I think I will watch the US dollar. And the day I feel dollar is topping out, I think I will go and buy into select stocks. और वो कौन से होंगे कि डॉलर इंडेक्स में जिस तरह से देखिए कमजोरी देखने को मिली है, हमने देखा है पिछले हफ्ते TCS 4% भागा, HCL Tech 2% भागा। तो अगर ये डॉलर इंडेक्स मानकर चलिए जो आपको लग रहा है, डर लग रहा है कि ये और कमजोर हो जाएगा, तो क्या IT स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर सकते हैं? डिफेंसिव बेट में रिलेटिवली आई थिंक IT स्टॉक्स हम पिछले 15, 20, 25 दिन से पसंद करते, इसलिए कि आई डोंट थिंक इन्फोसिस एंड TCS आज के जो वैल्यूएशन में है, एटलीस्ट इन्फोसिस मैंने आई डोंट थिंक आई हैव सीन इट एट दिस वैल्यूएशन फॉर द लास्ट 10-15 ईयर्स। IT सेक्टर के ग्रोथ के बारे में वी आर नॉट वेरी पॉजिटिव, बट कहीं पर आपको अगर पैसे छुपाने हैं तो आई पर्सनली फील दिस सेक्टर कोड आउट परफॉर्म एज लॉन्ग एज द मार्केट डजंट फाइंड द प्रॉपर बॉटम। चलिए IT शेयर थोड़े बेहतर हो सकते हैं, लेकिन वहां भी तलवार तो लटकी हुई है। ट्रम्प साहब जब प्रेसिडेंट बनेंगे तो पता नहीं क्या बोलेंगे, क्या करेंगे, भगवान जाने। तो वो एक रिस्क तो हमेशा आपके लिए रहने वाली। चलिए वो आप ध्यान में रख के IT शेयर खरीदें, लेकिन इसके अलावा ट्रेडिंग के लिहाज से आपको खरीदारी करनी तो कौन से शेयर है? हमारे साथ मानस जायसवाल है। मानस बताइए कौन से शेयर चुने आपने, और लॉन्ग या शॉर्ट? अनिल जी लॉन्ग साइड पर रहेंगे, क्योंकि मेरा अभी भी मानना है कि जब तक 8080 के ऊपर निफ्टी ट्रेड कर रहा है, गिरावट पे खरीदारी करनी चाहिए। तो दो ट्रेड रहेंगे। पहला ग्लेनमार्क का, जहां पर बहुत ही क्लियर ब्रेकआउट 920 के ऊपर देखने को मिला है बेहतर वॉल्यूम्स के साथ, और अब ऐसा लगता है कि स्टॉक 980 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। फिलहाल के लिए 960 के टारगेट सेट करेंगे, 915 के स्टॉप लॉस रखेंगे। और दूसरा स्टॉक है UPL का, जहां पर हमने करेक्शन देखा और स्टॉक ने 100 दिनों के मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया। कल हमें लास्ट सेशन में हमें रिकवरी देखने को मिली, 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक क्लोज हुआ है। तो मैं समझता हूं कि यहाँ पर हमें रिकवरी देखने को मिलेगी, 690 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर भी लॉन्ग करने की सलाह रहेगी, 650 के स्टॉप लॉस रखने चाहिए। चलिए, तो UPL के ऊपर रखिए नजर, ग्लेनमार्क फार्मा पर रखिए नजर। तो ग्लेनमार्क फार्मा के लिए आज का दिन तो महत्वपूर्ण है। कुछ देर पहले हमने आपको बताया था शाम 5:30 बजे कंपनी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है। वागले साहब को भी बायोकॉन और ग्लेनमार्क पसंद है, बायोकॉन ज्यादा, ग्लेनमार्क थोड़ा कम, लेकिन फिर भी ये स्टॉक आज एक्शन में रहने वाला है। गौरव, आपके टॉपिक्स बताइए आज के लिए। पहला जो रिकमेंडेशन होगा वो है BEL का, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का। इसमें अच्छे खासे लॉन्ग पोजीशंस बने हैं, थोड़ा सा इसमें कंसोलिडेशन हुआ था, लेकिन मुझे लग रहा है सपोर्ट लेवल्स के आसपास है। ये लेवल अगर सस्टेन हो जाते हैं 1420, 1430 के, तो एक बार वापस 100 रुपए की अपसाइड देखने मिल सकती है। तो आप 1430 के स्टॉप लॉस से फ्यूचर्स बाय कर सकते हैं। 1490 का इसमें ट्रेडिंग टारगेट होगा। दूसरा है JSW एनर्जी, इसमें शॉर्ट कवरिंग देखी गई थी और अब इसमें अच्छे खासे लॉन्ग पोजीशन देखे गए हैं। थोड़ा बहुत निफ्टी में प्रेशर इसका थोड़ा नीचे है, लेकिन एक अच्छा सपोर्ट है इसका 5960 का। तो 58.75 के स्टॉप लॉस आप फ्यूचर्स बाय कर सकते हैं। 64 का ट्रेडिंग टारगेट होगा। सस्टेन अगर होगा तो आपको इस सीरीज में 67, 68 के लेवल्स भी देखने मिल सकते हैं। और वीक साइड में जो खराब लग रहा है वो है सन टीवी। बार बार देखा गया कि 505 के लेवल्स पे आके अनवाइंडिंग हो रही है, थोड़े ट्रेडिंग शॉर्ट्स बन रहे हैं, तो वो एक दर्शा रहा है कि अगर थोड़ी भी वल्नरेबिलिटी निफ्टी में होती है तो काफी अंडर परफॉर्म कर सकता है सन टीवी। तो वो लिहाज से आप 500-250 के स्टॉप लॉस से बेच सकते हैं। 480 का इसमें ट्रेडिंग टारगेट होगा। और ऑप्शंस की अगर रणनीति चाहिए, एक्साइड का 180 का कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं। अच्छे खासे लॉन्ग पोजीशंस बने, प्राइस एक्शन फॉलो होना बाकी है। तो मुझे लगता है ये सीरीज आपको 180 से 182 के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। तो 25% स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं। 4.5 का इसमें टारगेट होगा। ओके, एक्साइड खरीदे
BEL खरीदें और सन टीवी शॉर्ट करें। ये राय है गौरव की। कुछ और पिक्स हैं वागले साहब के पास भी, और एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट पिक है मेहरबून ईरानी साहब के पास भी। कौन से मुशेर बताएंगे इस ब्रेक के बाद, क्योंकि इस ब्रेक के बाद शुरू होने वाला है बाजार का भरपूर एक्शन। डॉलर इंडेक्स की मजबूती और युआन यानी कि चीन की जो मुद्रा है करेंसी, उसकी कमजोरी कितना असर डालेगी हमारे रुपए पर, ये देखेंगे। साथ ही बताएंगे आपको प्री ओपनिंग सेशन में भारतीय बाजारों की शुरुआत कैसी होगी, क्योंकि SGX निफ्टी में है थोड़ी कमजोरी का माहौल, एशियाई बाजारों में भी सुस्ती और कमजोरी की तरफ कारोबार, तो कितना असर पड़ेगा भारतीय बाजारों पर ओपनिंग पर। स्टॉक 2020 का अपडेट भी होगा और 9:15 के बाद बाजार का भरपूर एक्शन आपकी ट्रेडिंग स्क्रीन पर। जो कुछ होने वाला है वो बताएंगे हम आपको टीवी स्क्रीन पर, बताएंगे दिन भर के लिए ट्रेडिंग और कमाई के मौके। पहला सौदा में इस छोटे से ब्रेक के बाद।